नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और आपको अहम जानकारी देते छिंदवाड़ा के बारे में, जहां पर युवक की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मियों पर नशे में युवक की पिटाई का आरोप लगा है। पीपला नारायणवाड़ चौकी के पुलिस का ये वीडियो वायरल हो रहा है और फिलहाल एसपी ने दोनों ही पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है कार्रवाई करते हुए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विचलित कर सकती है तस्वीरें और एक बार फिर से अमानवीय चेहरा दिखा रही है ये तस्वीरें पुलिस की। देखिए किस तरह से युवक की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी नशे में युवक की पिटाई कर रहे हैं और पिपला नारायणवाड़ चौकी की पुलिस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कार्रवाई करते हुए एसपी ने दोनों ही पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी से। अजय, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, क्या ये पूरा मामला? ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये 8 से 10 दिन पुराना वीडियो है। इस वीडियो का वायरल सोशल मीडिया में आज दिन भर से चल रहा है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लड़का जो है ये शराब का आदी बताया जाता है और ये लड़के की शिकायत पुलिस गई और पुलिस जब पकड़ रही थी इस लड़के को तो यह गाली गलौज करने में उतारू हो गया था। इसके बाद प्रधान आरक्षक अपना आवेश में आ गए और इन्होंने जमकर पिटाई की। पुलिस अधीक्षक से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो लड़का है ये शराब का आदी है। जी शुक्रिया अजय पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मुरैना की। तो मुरैना में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर पुलिस ने गुटखा कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल लॉकडाउन में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, जिसके हटते ही लोगों की भीड़ गुटखा खरीदने के लिए जमा हो गई। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। इसके चलते पुलिस ने व्यापारी रतनलाल मंगल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल लॉकडाउन 4 में कुछ नियमों के साथ बाजार खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन कुछ व्यापारी इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुटखा व्यापारी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग जो हैं एक जगह गुटखा संग्रहण करके और गुटखा बेच रहे हैं। इस संबंध में उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई की गई है। पब्लिक हेल्थ एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, कोविड संक्रमण जो फैलाने में उनको जो सावधानियां बरतनी थी उन्होंने वो नहीं बरती हैं। साथ ही साथ में इस तरीके का आचरण किया है, इसलिए उन पर IPC की धाराओं और इन सभी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे मुरैना का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, दर्शकों को हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का खुले तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। गुटखा कारोबारी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और क्या कुछ कार्रवाई की गई है, मामला क्या है, ये भी आप हमें बताइए। बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है ये एक यादवपाड़ा है, उसका पूरा घटनाक्रम है। और जो ताराचंद मंगल है ये गुटखा के जो थोक व्यापारी है, लेकिन चूंकि इसमें एक नियम होता है कि जिस थोक व्यापारी के यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है सामान, तो वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो सेल्समैन रहते हैं वो सामान ले जाते हैं। लेकिन इन्होंने इस तरीके का कोई वो नहीं किया और दुकानदारों को सूचना की गई, जिससे शहर भर के अलावा जो गाँव देहात के और जो आसपास के क्षेत्र के, चाहे वो जोरा हो, कैलारस हो, सबलगढ़ हो, अम्बापुर, तमाम सारी जगह के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो सभी एकदम शहर में आ गए और एक बड़ी मात्रा में जो भीड़ वहां पर एकत्रित हुई, जिसमें साफ तौर से ये देखा गया कि सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां उड़ाई गई थी। हालांकि पुलिस को और प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन प्रशासन के कोई अधिकारी इस पर मौके पर नहीं पहुंचे और वहीं पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि ये जो कार्रवाई है जो पुलिस ने की है, कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के अंडर में होती है। खाद्य विभाग की एक अलग ही विभाग होता है, वो कार्रवाई करते हैं, SDM और कलेक्टर इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन
कहीं ना खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की, ना एडीएम ने इसको संज्ञान में लिया। ठीक है सत्येंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ एएसपी हंसराज सिंह जी भी जुड़ गए। हंसराज जी, आपका स्वागत है आईबीसी 24 में। सर, आज एक हम खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो थोक गुटखा व्यापारी है उसके वहां पर छोटे छोटे दुकानदार पहुंचते हैं और उस दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, ना ही मास्क लगाया गया, खुलेआम उल्लंघन किया गया है बिल्कुल लॉकडाउन के नियमों का। ये कोविड संक्रमण को कैसे, इसके विरुद्ध हमको कैसे लड़ाई करनी है जी, ये सभी आम नागरिक को ये चीज क्लियर है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन चीजों का हमको पालन करना है। अगर इसमें हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी अपने स्वार्थ हेतु इस तरीके का गोदाम से जिस तरीके से माल बेचा गया है और काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, तो ये संबंधित जो गोदाम के प्रभारी हैं, जो उसके मालिक है, उनका फर्ज बनता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं तथा कोविड संक्रमण की लड़ाई में सहयोग करें। आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही साथ में पब्लिक हेल्थ एक्ट, एपिडेमिक एक्ट का आप उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई भी की गई है। और आगे भी अगर इस तरीके की खबर मिलती है तो उनपे और अपराध दर्ज करके उनपे कार्रवाई। हंसराज जी, ये भी जानकारी आप दे दीजिए कि जो कारोबारी था रतनलाल, उनका नाम बताया जा रहा है, क्या कुछ उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, किस तरह का मामला दर्ज किया गया है, ताकि अब आगे अगर कोई व्यापारी इस तरह का उल्लंघन करता है तो उनको भी एक सबक मिल जाए, किस तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? इसमें जो भी इसमें गोदाम का मालिक है और इसमें वीडियोग्राफी भी की गई है, तो पूरे एविडेंस अवेलेबल है, उसमें मौके पे मिले भी हैं, तो उस पर उन पर जो है धारा 188 जो कि शासन के आदेश का उल्लंघन है, आईपीसी की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ में कोविड संक्रमण हेतु पब्लिक हेल्थ एक्ट और एपिडेमिक एक्ट और जो अन्य एक्ट है, इनके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। ठीक, शुक्रिया हंसराज जी, बहुत बहुत आपका हमारे पूरी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसपी हमारे साथ हंसराज सिंह जी जुड़े हुए थे। सत्येंद्र, आपने भी सुना, क्या कुछ कहना था एसपी सर का, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई की गई? साफ तौर से अगर बात की जाए तो पुलिस ने इससे पहले भी अगर देखा जाए तो गुटखा पे कई कार्रवाई की थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो आता है, चाहे वो आम नागरिक की तरफ से हो या मीडिया की तरफ से हो या जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से हो, कहीं ना कहीं ये सब बड़ा सवाल जो निकल कर आता है वो ये आता है कि जिला में जो कलेक्टर है, एडीएम है और तमाम सारे जो अधिकारी है, वो इस तरीके की एक खाद्य विभाग की जो टीम बनाई जाती है, एक पूरा विभाग होता है जिसमें कई फूड इंस्पेक्टर होते हैं और तमाम सारे लोग उनके अंडर में काम करते हैं, एसडीएम होते हैं, वो इसकी देखरेख करते हैं, एडीएम है और तमाम सारे जो अधिकारी है वो इस पूरी इस मॉनिटरिंग करती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि हर बार पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन की तरफ से आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? कई बार प्रशासन के बयान भी आते हैं कि कार्रवाई पे प्रतिबंध खत्म कर दिया गया है, कई से बयान आते हैं कि कार्रवाइयों पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुरैना में ये साफ तौर से देखने को आ रहा है कि गुटखा की, और अगर सूत्रों की बात की जाए तो काफी मात्रा में मुरैना शहर में गुटखा के कई गोदाम भरे पड़े हुए हैं, जिनमें बिल्कुल सत्येंद्र, माना यही जा रहा था कि लॉकडाउन होगा तो इसी तरह का अवैध कारोबार किया जाएगा, और अवैध कारोबार की जब अब आर्थिक गतिविधियों में छूट दी गई तो तस्वीरें कुछ इस तरह की निकल करके सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पूरी जानकारी शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे बुरहानपुर की। बड़ी खबर मिल रही है, 58 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब सिर्फ बुरहानपुर में ही कोरोना मरीजों की संख्या 272 तक जा पहुंची है। आपको बता दें, इस जिले में अब तक कोरोना से 13 लोगों की मौत भी हुई है। तो बड़ी खबर बुरहानपुर से आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से 58 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसके साथ अब आंकड़ा 272 तक जा पहुंचा है और अब तक 13 लोगों की मौत भी हुई है बुरहानपुर में कोरोना के चलते। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल केस 6,200 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से 2,800 ही एक्टिव केस है और 3,200 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में 279 लोगों की अब तक मौत हुई है। भोपाल में भी 38 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आज मिले हैं और जिले में कुल केस करीब 2,000 तक जा पहुंचा है और अब तक 40 लोगों की मौत भी हुई है। राजधानी भोपाल में 35 मरीज आज स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर में 83 नए मरीजों के साथ कुल केस 2,933 हो गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा इंदौर में 111 हो चुका है। भले ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन संकट टला नहीं है। भोपाल स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जाहिर की है कि जून में सबसे ज्यादा केस आ सकते हैं। पीपीई किट, मास्क, आईसीयू तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। लिहाजा आईबीसी 24 भी आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें,
सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के सर्वाधिक प्रकरण जून के बीच में आ सकते हैं। कोरोना से जंग के लिए 1400 करोड़ रुपए के फंड के अलावा जिला खनिज फंड के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी गई है। अस्पतालों में 18 लाख बेडशीट और 50 लाख दस्ताने भी खरीदे जा रहे हैं। सभी कलेक्टर्स को माइनिंग विभाग ने जिला खनिज फंड से पीपीई किट, मास्क की खरीदी करने को कहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर आदि रेड जोन में मरीज बढ़ सकते हैं। कलेक्टरों से लॉकडाउन का पालन एवं प्रवासियों की सख्त निगरानी करने के लिए कहा गया है। सरकार ने एम्स के साथ एक मॉनिटरिंग टीम भी बनाई है, जिसके 3 बिंदु संक्रमण की दर, कोरोना केस में वृद्धि और जनसंख्या के आधार पर केस की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी आधार पर जून के बीच में केस तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण और आगामी त्योहारों को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने पुलिस को और भी ज्यादा अब सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर निर्देश जारी किया है कि त्योहारों के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस प्रदेश में सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए अलर्ट हो जाए। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज या गलत जानकारी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 5,14,000 मजदूर दूसरे राज्यों से वापस आ चुके हैं। इन मजदूरों को बसों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए लाया गया है। अब तक मध्य प्रदेश में 122 ट्रेनें आ चुकी हैं। इनमें महाराष्ट्र से 35, गुजरात से 27, हरियाणा से 15, तेलंगाना और पंजाब से 7, कर्नाटक से 4, गोवा से 3, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू से 2-2 ट्रेनें आ चुकी है। कुल 130 ट्रेनें आने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में रह रहे दूसरे राज्य के लगभग 3,70,000 मजदूरों को अन्य प्रदेशों की सीमा पर भी पहुंचाया गया है। इस काम में आज से 800 बसें और भी जोड़ दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी पर सियासत भी हावी है। इसकी झलक उस समय देखने को मिली जब रायसेन के 200 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीनियर लीडर सहित भाजपा का दामन थाम लिया। ये सभी कार्यकर्ता बागी नेता और पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी के समर्थक माने जाते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के बागी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का भी कई बार मजाक बना। उपचुनाव की चिंता के बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह तो मौजूद रहे, पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। सांची विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे साथी थे, 200 लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी और हमारे जिले के विधायक सम्मानीय रामपाल सिंह जी ये उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मध्य प्रदेश में मंत्री पद के दावेदारों का लगता है अब सब्र जवाब देने लगा है और मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दावेदार अब खुद भोपाल में बीजेपी के पावर सेंटर की तरफ चक्कर लगा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट में दावेदारी जताने के लिए आज कुछ बीजेपी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में आज बीजेपी के सीनियर विधायक देवी सिंह सयाम और सागर के सीनियर विधायक शैलेंद्र जैन भी पहुंचे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शैलेंद्र जैन ने कहा कि इंतजार लंबा हो गया है, पर उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। वहीं शैलेंद्र जैन ने कहा कि सागर में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है, ऐसे में वहां से नाम चुनने में परेशानी आ रही है। इंतजार लंबा हो गया, परिस्थितियां थोड़ी सी जटिल जरूर हैं, लेकिन कर लेंगे। अब सागर में चूंकि कद्दावर नेताओं का बड़ा जमावड़ा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे बातचीत करके और ठीक निर्णय करेंगे।
मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए अब पीके फॉर्मूला अपनाने वाली है। बेहतरीन रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत का मंत्र देने वाले हैं ताकि भाजपा को मध्य प्रदेश की सत्ता से दूर रखा जा सके, साथ ही सिंधिया के किले को भी ढहाया जा सके। बता दें कि सिंधिया समर्थक कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, जिसके चलते कमलनाथ सरकार को सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा था। पूर्व सीएम कमलनाथ भी चुनाव की बागडोर थामे हुए हैं। वो अब किसी भी प्रकार की भूल नहीं करना चाहते। साथ ही सिंधिया समर्थक नेताओं को पीके फॉर्मूले की मदद से सत्ता के सुख से दूर रखने की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में अब उपचुनाव का बेहतर मंजर और नजारा देखा जा सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग में जो 100 से दलित थे, सब ने इकट्ठे होकर के वोट दिया था कांग्रेस को, और कांग्रेस के लोगों ने जो कांग्रेस की और जनता की पीठ में छुरा भोंका है। यहाँ की जनता, यहाँ का कार्यकर्ता उद्दलित है। अगर आज चुनाव हो जाए तो इनको मुँह की खानी पड़ेगी। और रहा सवाल प्रशांत किशोर जी का, तो वे एक अच्छे रणनीतिकार हैं। अगर पार्टी ने उचित समझा तो उनको रणनीति के लिए बुलाए जाने में मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस सबसे ज़्यादा जब यहाँ जीती थी, आज भी पुनः उसी स्थिति में फिर पार्टी खड़ी होगी और पुनः सरकार कांग्रेस की बनेगी। देखिए, चुनाव रणनीति से नहीं जीते जाते। रसोईया कितना भी बेहतर हो, परंतु नकली घी से स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकता। इन 24 विधानसभा सीटों पे एक ही मुद्दा होगा, 15 माह चली कमलनाथ सरकार का भ्रष्टाचार, अत्याचार और वादा खिलाफी। इस कोरोना के संकट काल में भी जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जनता से दूरी बनाई है, ये मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी नाकारा थी और आज विपक्ष में है तब भी नाकारा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना से देश में लोग चिंतित हैं, लेकिन मोदी जी की तानाशाही चल रही है। कोरोना संकट पहले से ही पता था, लेकिन उसके निपटने के इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि देश की जनसंख्या कम हो, इसलिए उन्होंने जानबूझकर फैसला लिया है। साथ ही गोविंद सिंह ने कहा कि मोदी जी की गलती से कोरोना लाखों लोगों में फैल चुका है। लोगों को 15 दिन पहले घर जाने की अनुमति दे देनी चाहिए थी, लेकिन अब अनुमति दी जा रही है, जिससे कोरोना और भी बढ़ रहा है। वहीं गोविंद सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट मिलता है तो वो जीतेंगे और बीजेपी का कैंडिडेट हारेगा। गोविंद सिंह ने यह भी कहा है कि जो लोग बीजेपी में गए थे, अब उन्हें पश्चाताप हो रहा है। तय हुआ था कि शिवराज के साथ इनकी शपथ होगी, लेकिन अब वो दर दर भटक रहे हैं मंत्री बनने के लिए। मोदी जी के कारपथ से धीरे धीरे तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है, इसलिए लोग बहुत चिंतित हैं और इस तरह चिंतित होने से उन्हें बेचैनी भी है। ये मोदी जी की है हिंदुस्तान में जनसंख्या कम हो, इसलिए जानबूझ के प्लानिंग के तहत उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। जब पहले ही रोक लेते तो जो कोरोना फैलने की स्थिति में नहीं होता। इसके लिए पूरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी दोषी हैं। अब रुक करेंगे सरपट समाचार की तरफ। मध्य प्रदेश में आगामी 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस जुट गई है। मुरैना जिले की 5 सीटों को लेकर पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ये सभी सीटें सिंधिया खेमे की मानी जाती हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे भी इन सीटों पर जीत दर्ज करना चाह रही है, तो बीजेपी भी इन सीटों पर विजय पाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भोपाल से आज 27 छात्रों को लेकर एक बस केरल के लिए रवाना हुई। ये स्टूडेंट्स भोपाल के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन के चलते पिछले 2 महीने से भोपाल में फंसे हुए थे। कोरोना के बीच कांग्रेस द्वारा वायनाड के छात्रों को वापस भेजने पर भोपाल में सियासत गरमाई हुई है। पूरे देश की जगह केवल वायनाड के छात्र और मजदूरों को वापस भेजने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि मजदूर और छात्र पूरे देश में एक समान है। ऐसे में कांग्रेस को केवल राहुल गांधी के क्षेत्र की ही चिंता है। लॉकडाउन के दौरान रविवार को तीसरी इंटरनेशनल फ्लाइट इंदौर में लैंडिंग करेगी। इसमें इंदौर और आसपास के जिलों के करीब 102 यात्रियों के आने की संभावना है। इन यात्रियों को पहले एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद क्वारंटीन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने चिंता जाहिर करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना संकट पर मध्य प्रदेश को ऑटो मोड पर डाल दिया है। किसी को भी कुछ भी हो, अब सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक बार इंदौर और उज्जैन गए ही नहीं। प्रदेश की हालत बेहद चिंताजनक है।
मध्य प्रदेश में सरकार ने रेड जोन जिलों की शहरी सीमा को छोड़कर प्रदेश के सभी 52 जिलों में शराब की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ जिलों में दुकानें खुल भी गई है, लेकिन कुछ कारोबारियों ने सरकार से मांग को लेकर दुकानें नहीं खोली है। कारोबारियों की मांग है कि लॉकडाउन के समय की लाइसेंस फीस माफ की जाए। फिलहाल दुकान न खोलने वाले कारोबारियों को नोटिस दिया गया है। सीहोर में गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों का चक्का जाम कर दिया गया है। नाराज किसानों ने साइलो खरीदी केंद्र में ताला जोड़कर विरोध किया। वहीं किसानों ने बताया कि मैसेज आने के बाद भी गेहूं खरीदी नहीं हो रही है। श्योपुर नगर पालिका के कर्मचारी ने एसडीएम के आदेश को बदलकर उसमें फर्जी हस्ताक्षर कर समय और तारीख बदल दी। फर्जी आदेश निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि नगर पालिका में पदस्थ राजस्व निरीक्षक अशोक भूलिया है। एसडीएम रुपेश उपाध्याय ने नगर पालिका सीएमओ को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से दुकान खोलने की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने सियागंज बाजार की 3 दुकानों को सील किया। अधिकारियों की टीम जैसे ही बाजार पहुंची वैसे ही कुछ व्यापारी दुकान में ताला लगाकर भागने लगे। वहीं प्रशासन की टीम ने 3 दुकानों को सील कर उनका लाइसेंस भी स्थगित कर दिया है। बालाघाट के तेरोड़ी तहसील के पौनिया में मैग्नीज के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई है। मैग्नीज के अवैध उत्खनन की लगातार मिल रही सूचना पर तहसीलदार ने कार्रवाई की। कार्रवाई में लगभग 1.5 टन से ज्यादा मैग्नीज जब्त किया गया। वहीं कार्रवाई की सूचना मिलते ही अवैध उत्खनन करने वाले लोग भाग खड़े हुए। सीहोर जिले में बदमाशों ने सीएमओ की कार और घर में आग लगा दी, जो कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। और वहीं आग लगने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के वक्त सीएमओ और उनका परिवार घर पर ही मौजूद था। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सतना में पति ने अपनी ही पत्नी को कुदाल से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी बेरोजगार था और आए दिन अपनी पत्नी पर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाता था। ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा परेशान छायाकार केदार जैन ने 1 जून तक भुगतान नहीं किए जाने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। बता दें कि स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर में विरासतों एवं ऐतिहासिक धरोहरों के छायाचित्र लगवाए गए थे। इस छायाचित्रों का भुगतान 7 महीने बाद भी नहीं किया गया, जिससे परेशान छायाकार ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। 35 वर्षीय महिला का 10 मई को जो रिपोर्ट आई थी वो पॉजिटिव आई थी। उसके बाद एमटीएच अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। 17 मई को उसे अस्पताल से घर भेज दिया गया था, लेकिन गर्भवती होने के कारण वो लगातार अस्पताल के संपर्क में थी। शनिवार को प्रसव पीड़ा के बाद महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सागर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई एक तस्वीर सामने आई है। इसमें एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जा रहा है। मामला कोतवाली थाने क्षेत्र के बड़ा बाजार का बताया जा रहा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह रही कि इस दौरान किसी ने भी बुजुर्ग की मदद नहीं की। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवा ने ग्वालियर चंबल अंचल में अचानक गर्मी बढ़ा दी है। ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर में सीजन का ये सबसे गर्म दिन रहा। नौतपा के 2 दिन पहले ही ग्वालियर में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। भिंड में भी दिन का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। दतिया में भी इस सीजन की पहली बार अधिकतम तापमान पहुंचा। आइए अब आपको कोरोना मीटर के जरिए बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े आखिर कहां तक पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक्टिव केस सबसे पहले आपको बता दें 2846 एक्टिव केस है। अब तक 6257 कुल मरीज सामने आए हैं। इनमें से 3268 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 279 लोगों की अब तक मौत हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।